नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट के साथ में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के पॉजिटिव या नेगेटिव प्राइस बिहेवियर में। एज यूजल हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में। और ग्लोबल मार्केट में अगर हम देखें तो यूएस मार्केट के जो तीनों ही मेजर इंडेक्स रहे, डाउ जोन्स 0.04% अपसाइड, S&P 500 0.4% अपसाइड एंड नेस्डैक ऑलमोस्ट 0.38% अपसाइड में यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। कल यूएस मार्केट में एक अच्छा वॉलेटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिल चुकी थी, जहाँ पे पेट्रोलियम हुआ एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो शेयर्स हैं उन्होंने काफ़ी अच्छी कल एक अपसाइड की रैली प्रोवाइड की। एंड उसके बाद में अगर हम देखें जो ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स हैं यूएस इकोनॉमी के अंदर, अगर वो भी जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उनसे एक क्लू उनको मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यूएस इकोनॉमी की एक सॉफ्ट लैंडिंग हो सकती है। यूएस इकोनॉमी रिसेशन में जाने के चांसेस बहुत कम हैं। इसकी वजह से मार्केट में एक अच्छी पॉजिटिविटी हमें देखने को मिली है। कल जेरोमी पोवेल सर का स्टेटमेंट भी आया, जहाँ पे उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व अपकमिंग टाइम में 50 बेसिस पॉइंट के रेट कट करने की प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए इतनी भी जल्दबाजी उनको नहीं है। राइट, इसको मार्केट ने थोड़ा सा नेगेटिवली लिया एंड ऊपरी लेवल से थोड़ा सा करेक्शन हमें वहाँ पे देखने को मिला है। कैस्केडिंग इफेक्ट अगर हम देखें तो यूरोपियन इकोनॉमी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नेगेटिवली पड़ा है, जहाँ पे ब्रिटेन का जो फुटसी है वो ब्रिटेन का जो फुटसी है 1%, फ्रांस का CAC 2% एंड जर्मनी का डेक्स 0.8% के आसपास तक डाउन साइड में हमें कल क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिली। कल यूरोपियन मार्केट में काफ़ी मेजर लेवल पे मेजर पेस पे सेलिंग हुई है एंड उसके पीछे का रीज़न रहा कि जो यूनाइटेड किंगडम है उनकी जो जीडीपी की ग्रोथ है उनका उन्होंने रिवीजन किया। या कल अगर देखें तो जीडीपी ग्रोथ का वहाँ पे डेटा आया है एंड एक्सपेक्टेशन से काफ़ी लोअर लेवल पे ये डेटा आया है। जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशन थी उससे भी कम लेवल पे ये डेटा आया है। मींस उनकी जो जीडीपी है वो कहीं ना कहीं उतना अच्छे पेस पे परफॉर्म नहीं कर पा रही है यूरोप के अंदर ब्रिटेन की इकोनॉमी। ये अगर हम देखें तो 0.5% से ही ग्रो हुई है सेकेंड क्वार्टर के अंदर एंड मार्केट को इससे ज़्यादा की एक्सपेक्टेशंस थी, बट उतना यूके इकोनॉमी डिलीवर नहीं कर पाई एंड फॉलो वाइज ये चांस बना कि मे भी शायद इसका इफेक्ट पैन यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर देखने को मिल सकता है। इसकी वजह से जो पूरा यूरोपियन स्टॉक मार्केट रहा या यूरोप की तीनों ही मेजर इकोनॉमीज रही, इनमें काफ़ी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर कल हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कल जो है एक डेटा पब्लिश किया गया इंडियन मानसून का एंड इंडिया का अंदर जो करंट ईयर में जो मानसून का स्टेटस है वो पिछले 4 साल कोविड के बाद से अभी तक का जो एवरेज रहा उससे हायर लेवल पे रहा है इंडिया का मानसून अभी तक का इस ईयर में। ये कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि अपकमिंग टाइम में जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स है वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पे ग्रो हो सकती है इंडिया के अंदर। एंड ये हमें एक अगर हम बात करें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर रेन अच्छी हुई है, क्रॉप्स अच्छी होंगी, जो इन्फ्लेशन है वो भी अनइवनली नहीं मूवमेंट करेगी, वो भी एक कंफर्टेबल जोन में रह सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसका इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज के ऊपर भी पड़ता है, जिसमें से मेजर है FMCG सेक्टर। FMCG सेक्टर के ऊपर भी एक इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ओवरऑल बेसिस पे देखें तो मानसून की कंडीशन बेटर रहना इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है, हमारी इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। ऑल्दो एक स्लो टाइम के अंदर अगर हम देखें तो मानसून की वजह से हमारे जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ है वहाँ पे हमें थोड़ा सा असर देखने को मिला है। जो कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें से अगर हम देखें तो कोर सेक्टर जो रहा इंडिया का, कोर सेक्टर का इंडिया का जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट 1.8% के आसपास रहा है अगस्त मंथ के अंदर, ड्यू टू हैवी सोवर्स हैवी रेनफॉल की वजह से। कोर सेक्टर के अंदर अगर हम देखें तो हमारी 8 मेजर इंडस्ट्रीज जो कि कोर इंडस्ट्रीज है इकोनॉमी की, उनमें हमें 1.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, बट ओवरऑल बेसिस पे वो हमारे लिए इन्फ्लेशन मानसून का अच्छा रहना हमारे लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है
इंडिया का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो अराउंड काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रो हो रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी इंडिया के अंदर जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म बेसिस पे जो है काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रोथ हो रही है, एंड इसके बेस पे हम हमारी जीडीपी को लगभग 9% की ग्रोथ रेट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है नीति आयोग के सीईओ के द्वारा। अगर नीति आयोग जो कि एक तरह से प्लानिंग कमीशन है ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया है, एंड ये अगर इस तरह के सर्वेज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, इस तरह के एजम्पशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंडियन एक्टिविटी या इंडियन इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। रीज़न कि जो इंडिया के अंदर फैक्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट है एंड जो जॉब ग्रोथ हो रही है एनुअल बेसिस पे, वो काफ़ी अच्छे पेस पे ग्रोथ हो रही है। सर्विस एक्टिविटीज़ ऑलरेडी यहाँ से पिकअप कर चुकी है लोअर लेवल से, एंड फैक्ट्री एक्टिविटीज़ अगर इस तरह से बढ़ रही है, अगर हम देखें तो इंडिया का जो फैक्ट्री का एम्प्लॉयमेंट है वो 7.4% से राइज हुआ है 2022-23 के अंदर, एंड ओवरऑल अगर हम बात करें तो 18.5 मिलियन वर्कर्स जो हैं वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर। ये जो नंबर है एम्प्लॉयमेंट का इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ये कोविड के लेवल प्री पेंडेमिक लेवल से भी हम इसको सरपास कर चुके हैं। मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर जो कोविड का की वजह से जो जॉब ले ऑफ्स हुए थे एंड जो कोविड के असर आए थे वो कहीं ना कहीं अभी दूर होते दिख रहे हैं, एंड जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो प्री पेंडेमिक लेवल से भी हम ऊपर जा चुके हैं। यहाँ पे हमें एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है अपनी जीडीपी को ग्रोथ करने के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से आ रही है नेक्स्ट न्यूज़, जहाँ पे फिस्कल डेफिसिट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो डेफिसिट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अर्निंग में एंड उनके एक्सपेंडिचर में, अगर हम इसकी देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो एनुअल FY25 के लिए जो एनुअल फिस्कल डेफिसिट का टारगेट रखा था वो अराउंड 27% हम जो है रीच कर पाए हैं 5 मंथ्स के अंदर। मीन्स 5 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हमने केवल 27% टारगेट जो फिजिकल डेफिसिट है वो 27%, जो एनुअल टारगेट है उसका 27% पर ही हमने कवर किया है। तो ये अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल है। एक तरह से ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी अच्छे लेवल पे प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कर रही है। रीज़न कि अभी अगर हम देखें FY25 का 40% टाइम हम जो है कवर कर चुके हैं, एंड इस 40% टाइम में हमने जो डेफिसिट रहा है फिजिकल डेफिसिट का जो एनुअल प्लानिंग किया गया है उसमें हमने 27% पे हमने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। मीन्स हमारे पास में एक एक्स्ट्रा 13% का रूम है इन एनी अनइवन कंडीशंस के लिए। ये भी हमारे लिए या हमारी इकोनॉमी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक बेटर प्लानिंग को ये शो कर रहा है। वो हमारे स्टॉक मार्केट या हमारी इकोनॉमी के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। नेक्स्ट न्यूज़ की अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है टाटा पावर कंपनी की ओर से। टाटा पावर कंपनी जो कि टाटा ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी है, इन्होंने एक MOU साइन किया हुआ है राजस्थान गवर्नमेंट के साथ में, एंड इसके अंदर ये अराउंड 1.2 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेंगे पावर सेक्टर में अपकमिंग 10 ईयर्स के अंदर। और ये जो इन्वेस्टमेंट है मेजरली राजस्थान के अंदर ही होगा। इस इन्वेस्टमेंट के अंदर ये ऑलमोस्ट सोलर पावर पार्क्स, रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स, इसके अलावा ट्रांसमिशन एंड सोलर चार्जिंग EV इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, जिससे कि समथिंग इस इन्वेस्टमेंट के थ्रू लगभग राजस्थान के अंदर 28,000 न्यू जॉब्स जनरेट हो सकती हैं, एंड इसके थ्रू टाटा पावर के बिजनेस को काफ़ी अच्छा बूस्ट भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट एंड फाइनल न्यूज़ अपडेट की बात करें तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट जो कि बैन की कैटेगरी में है 1 अक्टूबर 2024 के लिए, इनमें बलरामपुर चीनी मिल्स, बंधन बैंक, हिंदुस्तान कॉपर एंड RBL बैंक, ये 4 जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट है इनको इसमें ऐड किया गया है। इन 4 फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट में आज के सेशन के लिए हम कोई भी न्यू एंट्री नहीं ले पाएंगे। फ्रेंड्स, यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।